हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। चलिए आज फिर से हम एक साथ हैं क्लास 9 वन शॉट रिवीजन वीडियो सीरीज में। आज का टॉपिक है हमारा सर्कल्स, राइट। अब आप कहोगे सर बैक टू बैक फिफ्थ चैप्टर कौन सा? ज्योमेट्री का। सर ज्योमेट्री में इतने सारे चैप्टर क्यों होते हैं नाइन्थ क्लास में? बेटा बेसिकली ज्योमेट्री की स्टार्टिंग जो होती है ना, अच्छे से अगर हम देखें डिटेल्ड ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग होती है वो क्लास 9 से ही होती है। सबसे पहले हमने फिफ्थ चैप्टर पढ़ा यूक्लिड ज्योमेट्री, जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, बेसिकली ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद में पढ़ा लाइन्स एंगल्स सिक्स चैप्टर। उसके बाद में पढ़ा 7 चैप्टर ट्राइंगल्स। उसके बाद में पढ़ा 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। 9 चैप्टर क्योंकि डिलीटेड सिलेबस में से था, ठीक है, तो उसको हमने कंसिडर अभी नहीं किया है। उसके बाद आता है हमारा 10 चैप्टर विच इज सर्कल्स, है ना। क्लास 9 का 10th चैप्टर है सर्कल्स। और सर्कल्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? बेसिकली सर्कल्स चैप्टर जो क्लास 9 में है उसमें हमें क्या समझाया गया है? सर्कल्स की सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है सर्कल चैप्टर की, वो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। मतलब बेसिकली कॉर्ड्स के बिटवीन क्या बातें हमें याद रखनी होती है, डायमीटर के लिए क्या याद रखना होता है, आर्क के लिए क्या खास बात याद रखनी होती है, वो सारी बातें हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं, हीरो की एंट्री करा लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आएगा? सर्कल्स, है ना। सर्कल होता क्या है ना, सबसे बेसिक बात है सर्कल क्या होता है ना। तो बेसिकली इतना तो सबको पता है कि सर ऐसा कुछ भी ड्रॉ किया सर्कल ही होता है, वो ना, ठीक है। बट हाँ, सर्कल होता क्या है, सर्कल को डिफाइन करने का तरीका क्या है, वो ध्यान से समझें। अगर मान लो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से ना, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है इसको मैंने बोला फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, कौन सी डिस्टेंस पे? कांस्टेंट डिस्टेंस पे, फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी सारे पॉइंट हैं, जितने भी सारे पॉइंट हैं, जितने भी सारे पॉइंट हैं, इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। या फिर ये समझो कि आप किसी एक थ्रेड का, किसी एक, मान लीजिए ये थ्रेड है मेरे पास, ठीक है। इस थ्रेड का अगर ये वाला कॉर्नर ए जो है ना, इसको आप इसी जगह पे ना बिल्कुल, क्या कहते हैं, बिल्कुल टाइटली इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर दीजिए, बांध दीजिए किसी जगह से, ठीक है। और बी पॉइंट को या पी पॉइंट को मूव करवाइए ना, पी पॉइंट को घुमाइए ना, तो घुमाएंगे तो आप ये इसके चारों तरफ फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। सारे पॉइंट्स की कलेक्शन को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। वैसे ही एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट होते हैं, उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है, बेसिकली दैट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। यानी सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस या फिर सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point is always constant. किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा बेटा, वो कलेक्शन ही क्या होता है? सर्कल होता है। क्लियर? सॉरी, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। बेसिकली ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोल देंगे हम? सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको क्या बोल देंगे? रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस हमेशा रेडियस और फिक्स पॉइंट हमेशा सेंटर, याद रहेगा। यानी किसी भी सर्कल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, किसी भी सर्कल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, मान लो मेरे पास एक सर्कल गिवन है, ये वाला, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। सेंटर क्या है? ओ। और रेडियस कितना है? आर। रेडियस कितना है? आर, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस सर्कल को रिप्रेजेंट करूंगा मैं सी ब्रैकेट ओ कॉमा आर, ठीक है। ओ इट्स सेंटर एंड आर इट्स रेडियस। इज इट ओके टू एवरीवन? होप सो। ये चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी, राइट। चलिए आगे बात करते हैं सर्कल की कौन कौन सी बेसिक टर्म्स के हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कुछ छोटी छोटी बातें। हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। ओ से अगर मैंने सरकमफेरेंस पे लाई करने वाले किसी एक पॉइंट, सरकमफेरेंस पे लाई करने वाले, मान लो किसी एक पॉइंट ए के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर सरकमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट ए लाई कर रहा है, ठीक है। उस ए पॉइंट को मैंने अगर सेंटर से ज्वाइन किया तो जो लाइन बनेगी या जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। अगर इसी के बिहाफ पे मैं अगली बात करूँ, एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, उसका सेंटर ओ है, ठीक है जी, और सरकमफेरेंस पे उसके 2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब आप बोलेंगे सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस क्या होता है? तो बेसिकली ये जो सर्कल हमारा है, इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, अगर इस बाउंड्री की लेंथ को मेजर करने जाएं, इस बाउंड्री की लेंथ को अगर हम मेजर करने जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। अब अगर आपसे पूछा जाए एक सर्कल क्या करता है, बेसिकली जिस भी प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ किया, जिस भी प्लेन में मैं एक सर्कल को ड्रॉ करूंगा, जिस भी
सरफेस पर एक आप सर्कल ड्रॉ करोगे, वो सर्कल क्या करेगा बेसिकली, उस सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फर्स्ट पार्ट जो सर्कल के अंदर है, जो सर्कल के अंदर है बेसिकली इंटीरियर पार्ट। किसको बोलेंगे इंटीरियर पार्ट? जो सर्कल के अंदर है विच इज इंटीरियर पार्ट। जो सर्कल के बाहर है दैट इज एक्सटीरियर पार्ट। और थर्ड जो पार्ट होगा दैट इज ये वाला ऑन द सर्कल। ठीक है, तो बेसिकली एक सर्कल क्या करता है, एक सर्कल क्या करता है, किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। जो पॉइंट्स सर्कल के अंदर रह गए वो इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, जो पॉइंट्स सर्कल के बाहर रह गए वो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, और जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसकी सर्कमफ्रेंस या बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड ऑन द सर्कल पॉइंट्स, राइट। ये 3 बातें है ना क्यों आई, क्योंकि एक सर्कल आपने ड्रॉ किया। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो इसके बाद में सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को ही हम क्या बोल देते हैं, सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। बाउंड्री को ही क्या बोल देते हैं, सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। ठीक है जी, सर्कमफेरेंस यहां तक अगर बात समझ में आती है तो अगली बात पे फिर आ जाते हैं। अगर इस सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स मार्क कर दें, यानी सर्कल पे 2 पॉइंट्स मार्क कर दें हम ए और बी, है ना। जैसे ही सर्कल पे हम 2 पॉइंट्स मार्क कर देंगे ए और बी, तो ये सर्कल जो है इसकी सर्कमफ्रेंस के कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट हो गए। या फिर ये समझो ये जो सर्कल है इसके कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। एक तो छोटा वाला पार्ट ये वाला ए बी, और एक ये बड़ा वाला पार्ट ए बी। ठीक है, both of these parts are called arc। क्या बोलते हैं इनको, आर्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। ये भी आर्क है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी आर्क है। अच्छा, दोनों में जो बड़ा है वो मेजर आर्क, ठीक है जी, और जो छोटा है वो माइनर आर्क। ठीक है जी, होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, पार्ट ऑफ अ सर्कल दैट इज कॉल्ड आर्क। क्लियर। अब इसके बाद में अगर अगली बात करूं, मेजर आर्क और माइनर आर्क के बाद में, अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, बराबर, मतलब ये डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो जाए एक दूसरे के, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम बोल देंगे कि दोनों क्या है, सेमी सर्कल है। क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है। क्या है, दोनों सेमी सर्कुलर आर्क हैं। इसके बाद की बात, अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ए और बी, उन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे किसी लाइन सेगमेंट की हेल्प से, तो जैसे ही आप लाइन सेगमेंट की हेल्प से दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो जो लाइन सेगमेंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। क्या बोलेंगे उसको, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर मान लो यही कॉर्ड किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कहाँ से पास हो जाए, सेंटर से पास हो जाए। बेटा कहाँ से पास हो जाए, सेंटर से अगर कोई कॉर्ड पास हो रही है तो उस कॉर्ड को क्या बोल देंगे हम, मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर से एक कॉर्ड पास हो रही है सी डी। कौन सी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड है, वो सेंटर से पास हो रही है। तो सेंटर से जो भी कॉर्ड पास होगी दैट इज कॉल्ड डायामीटर। क्या बोलेंगे, डायामीटर। अब आप बोलेंगे सर डायामीटर जो है उसमें तो सर एक तरह से 2 रेडियस आ रही है, एक इधर भी रेडियस और एक इधर भी रेडियस, 2 रेडियस आ रही है, तो क्या सर डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है? बिल्कुल हाँ, डायामीटर जो होता है ना वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। अच्छा जी, बातें तो क्लिक करती जा रही है ना। चलिए अगली बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक और सर्कल है मेरे पास, ठीक है, अगर उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे सेंटर है ओ। क्या है, सेंटर ओ। अगर ओ को मैं ए और बी से ज्वाइन कर दूं, ओ को किससे ज्वाइन कर दूं बेटा, ए और बी से ज्वाइन कर दूं, तो सिंपल सी बात है, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, और जैसे ही ज्वाइन करेंगे, जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे, तो अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स ए और बी को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, तो 2 रेडियस और 1 आर्क से मिलके जो एरिया या जो पार्ट ऑफ द सर्कल बनता है, जो पार्ट ऑफ द क्या बनता है, सर्कल बनता है, उसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्योंकि ये छोटा पार्ट बना है तो इसको बोल देंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला भी पार्ट अगर देखा जाए तो उसमें भी 2 रेडियस और 1 आर्क लगा हुआ है। ठीक है, 2 रेडियस और 1 आर्क से ऊपर वाला पोर्शन भी बना हुआ है, तो बेसिकली ऊपर वाले पार्ट को बोल देंगे मेजर सेक्टर। क्या बोल देते हैं, मेजर सेक्टर। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेरे पास एक और सर्कल, ठीक है जी, और सर्कल के मैंने सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स ए और बी को मैंने ज्वाइन जैसे ही करवाया, सर्कमफेरेंस पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स ए और बी को जैसे ही मैंने ज्वाइन करवाया,
तो क्या हुआ, ये तो कॉर्ड बन गई है ना। और कॉर्ड का काम क्या है, कॉर्ड क्या करती है, कॉर्ड कर देती है सर्कल के दो अलग अलग हिस्से है ना, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा ना। कॉर्ड ने सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। दोनों ही पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं। ऊपर वाला भी सेगमेंट है, नीचे वाला भी सेगमेंट है, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे सर एक तो बड़ा है और एक छोटा है, तो जो बड़ा वाला है वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट, क्योंकि बेसिकली वो मेजर आर्क वो बेसिकली मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच वाला एरिया है, ठीक है जी। मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच वाला जो एरिया है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। और जो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया है दैट इज माइनर सेगमेंट है ना, माइनर सेगमेंट बोल देंगे इसको। यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ में आती तो बहुत ही बढ़िया ना। इसके बाद की बात कर लेते हैं हम आगे ना, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो हमें पता लगेगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल है ना। एक सर्कल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हमने अभी देखी थी वो सारी टर्म्स के बारे में हमारे पास रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी है। तो बेसिकली रेडियस क्या होता है, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस, ठीक है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर को सर्कल के ऊपर लाई करने वाले किसी एक पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है बेसिकली वो रेडियस होता है। अगर अगली बात करूं सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस बेसिकली द पेरीमीटर है ना, या फिर बाउंड्री है ना ऑफ अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड अ सरकमफेरेंस। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, याद रखना है, ठीक है। इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। अगली बात करते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स हैं तो कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, क्लियर। अगर बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर भी एक टाइप की कॉर्ड ही होती है। डायमीटर इज अ कॉर्ड, ठीक है, ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, डायमीटर बोल देते हैं, राइट। अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सीकेंट क्या होता है ना। सीकेंट क्या होता है तो ध्यान से समझो, ठीक है। बेसिकली अगर एक सर्कल गिवन है मुझे, ठीक है, एक क्या गिवन है मुझे, सर्कल गिवन है, ठीक है। सर्कल डिफरेंट कलर का ले लेते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट कलर का मैंने सर्कल लिया है, ठीक है, और एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। एक सर्कल है और एक लाइन है, एक सर्कल है और एक लाइन है, ठीक है। तो एक सर्कल और एक लाइन कुछ इस टाइप से हो सकते हैं, या तो सर्कल और लाइन दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाएं, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाएं। या फिर हो सकता है सर्कल और लाइन दोनों एक दूसरे को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएं, ठीक है। यानी दोनों के बीच में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने रहे, 1 रहे। या फिर हो सकता है सर्कल और लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं रहे, ठीक है। 3 सिचुएशन पॉसिबल है एक सर्कल और एक लाइन के लिए, ठीक है। हो सकता है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने रहे, 2 है ना, ए और बी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट रहे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो लाइन एल है ये हो जाएगी सीकेंट लाइन। क्या हो जाएगी, सीकेंट लाइन। अगर एक लाइन सीकेंट लाइन है ना, सीकेंट लाइन है ना, बेसिकली एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाएगी दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन, क्लियर। अगर मैं बात करूं एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए, यानी लाइन और सर्कल के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट रहे, तो बेसिकली उस लाइन को हम बोल देंगे टेंजेंट लाइन। क्या बोल देंगे, टेंजेंट लाइन, ठीक है। ठीक है जी। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है, दोनों के कॉमन पॉइंट्स है ना कितने हैं, अगर एक ही है तो टेंजेंट, दो है तो सीकेंट, क्लियर। और अगर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब सर्कल अलग रास्ते है, लाइन अलग रास्ते है, दोनों का कभी कोई मिलना ही नहीं होगा ना, दोनों को एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिखेगा, है ना, इधर से एक इधर से निकल गया एक इधर से निकल गया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो लाइन है इसको बोल देंगे एक्सटीरियर लाइन। क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर लाइन। यहां तक समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सीकेंट क्या होता है। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट। अगर टेंजेंट की बात करें तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट, ठीक है। और अगर बात करें कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, किसकी बात करें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, अगर मान लो आपने भी बहुत किया होगा ऐसा, ठीक है, कंपास में एक ही सेंटर से बट डिफरेंट रेडियस से 2 सर्कल ड्रॉ कर लिया ना, पहले एक सर्कल ड्रॉ किया फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसा आपने किया होगा, बट मैं बता देता हूँ आपको कैसे। अगर फर्स्ट सर्कल है ये और सेकंड सर्कल है कुछ कुछ ऐसा, क्लियर। दोनों का सेंटर सेम जगह होना चाहिए, दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम जगह होना चाहिए, क्लियर।
तो टू सर्कल्स विथ सेम सेंटर, ठीक है, टू सर्कल्स विथ सेम सेंटर, क्लियर, दो सर्कल जिनका सेंटर सेम जगह हो ना, पहले सर्कल का सेंटर भी ओ है, सेकंड वाले सर्कल का सेंटर भी क्या है, ओ है, सर्कल विद द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, दोस आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इज इट क्लियर? होप सो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेम सेंटर और डिफरेंट रेडियाई है ना, सेम सेंटर होना चाहिए और रेडियस डिफरेंट होनी चाहिए, तभी बनेगा क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगली बात क्या होता है, आर्क ऑफ अ सर्कल है ना, आर्क क्या होता है, आर्क पे अभी अभी हमने बात की थी, पार्ट ऑफ अ सर्कल, बेसिकली अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का पार्ट, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस वे में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस वे में, है ना, ऐसा नहीं है टुकड़े टुकड़े करके, है ना एक टुकड़ा फिर उसके थोड़ा सा स्पेस देके फिर एक और टुकड़ा फिर स्पेस देके थोड़ा सा और टुकड़ा, ऐसा नहीं करना है ना, पीस ऑफ सर्कल इन कॉन्टिन्यूअस वे, राइट, दैट इज कॉल्ड अ आर्क। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होते हैं, ध्यान से समझे ना, कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होते हैं, अगर टू आर्क्स किसी एक ही सर्कल के ना, टू आर्क्स ए बी और सी डी ऑफ अ सर्कल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम डिग्री मेजर, सेम डिग्री मेजर, डिग्री मेजर क्या है सर, डिग्री मेजर क्या है, बेसिकली आप ये समझें इस उम्र में आने के बाद कि अगर एक सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, और उसके टू आर्क्स है मेरे पास में, एक तो आर्क है ए बी, ठीक है जी, और एक आर्क है सी डी, क्लियर, तो ये दोनों आर्क्स को मैं क्या बोलूंगा, सेम आर्क बोलूंगा, अगर अगर इन दोनों आर्क्स ने सेम एंगल बनाया होगा, कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर, तो सेंटर पे ए बी आर्क ने जो एंगल बनाया होगा, ए बी आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया होगा, अगर वो एंगल थीटा है, तो वही एंगल सी डी आर्क ने भी बनाया है, वही एंगल अगर सी डी आर्क ने भी बनाया है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों आर्क्स एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। एक ही सर्कल के वो डिफरेंट डिफरेंट आर्क्स जिनकी डिग्री मेजर सेम है, डिग्री मेजर सेम होने का मतलब उन्होंने, दोनों आर्क्स ने सेंटर पे जो एंगल बनाया हो वो अगर सेम है, तो बेसिकली बोलेंगे कि दोनों आर्क्स एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। और अगर हम ऐसा समझ चुके हैं तो अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, ध्यान से समझे, मैंने बताया था आपको, पता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स मार्क किए, ठीक है, ठीक है, तो पूरे सर्कमफ्रेंस के या पूरे पेरीमीटर के या फिर पूरी सर्कल की जो बाउंड्री है, बेसिकली उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट, छोटे पार्ट को माइनर आर्क, बड़े पार्ट को मेजर आर्क, माइनर आर्क मेजर आर्क के बाद, ठीक है, अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि माइनर और मेजर दोनों ही आर्क एक दूसरे के इक्वल है, दोनों ही आर्क क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, या फिर हर एक पार्ट को सेमी सर्कल बोल देंगे। अब ये सेमी सर्कल बनाने का एक और तरीका है, या डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल आर्क्स, है ना, और ईच ऑफ द दीस 2 आर्क्स इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अगर एक सर्कल का डायमीटर हम ड्रॉ करते हैं, तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है जी, डायमीटर क्या करेगा, सर्कल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। लेट्स से मैंने ये डायमीटर ड्रॉ किया, तो डायमीटर क्या करेगा, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है बेटा, ये ऊपर वाला हिस्सा ये भी क्या है, सेमी सर्कल, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो भी क्या है, सेमी सर्कल, क्लियर। नीचे वाला हिस्सा कौन सा, तो नीचे वाला हिस्सा बेटा ये वाला, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा ये भी क्या है, सेमी सर्कल, क्लियर। तो बेसिकली ये दोनों बातें अगर आपको क्लिक करती हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माइनर आर्क एंड मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल, माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या है, बेसिकली इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कुलर आर्क की जो लेंथ होनी चाहिए उससे कम लेंथ की जो भी आर्क होगी, सारी आर्क उनको क्या बोलेंगे हम, माइनर आर्क बोलेंगे, और जो ऐसी आर्क है जिसकी लेंथ सेमी सर्कुलर आर्क से भी ज्यादा है तो उसको बोलेंगे मेजर आर्क, क्लियर। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कैसे बनेगा, हमने इस पे बात की थी है ना, कि बेसिकली एक कॉर्ड जो होती है ना, एक कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है, छोटा पार्ट माइनर सेगमेंट, बड़ा पार्ट मेजर सेगमेंट, राइट। तो द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड एन अ कॉर्ड, राइट, एक आर्क और एक कॉर्ड के थ्रू मिलके जो पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द
सर्कल बेसिकली इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगर बड़ा वाला पार्ट है तो मेजर सेगमेंट, छोटा वाला पार्ट है तो माइनर सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं? देखो बेटा, सिंपल सी बात है, टू सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या थी? कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन थी टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे आर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, है ना? शेप भी सेम हो, साइज भी इक्वल हो, ठीक है? शेप तो देखो जितने भी दुनिया में सर्कल्स हैं उनकी सबकी सेम ही होती है, सारे सर्कल एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है? लेकिन साइज भी सेम हो, इसके लिए क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों की रेडियस क्या हो, सेम हो, राइट? तो टू सर्कल्स सी ओ कॉमा आर, मतलब इसका एक ऐसा सर्कल है सर्कल C1 जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। एक दूसरा सर्कल है C2, उसका सेंटर O1 है और रेडियस कितनी है S, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन दोनों रेडियस क्या हो, सेम, यानी R किसके इक्वल हो, S के इक्वल हो, तभी दोनों सर्कल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे, ठीक है? सेक्टर पे बात कर ले, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, राइट? सेक्टर क्या होता है? द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई, ठीक है? एक आर्क और दो रेडियस से बाउंडेड जो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, क्लियर? अगर छोटा वाला है तो माइनर सेक्टर, बड़ा वाला है तो मेजर सेक्टर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हमारे पास है थ्योरम्स, राइट? कितनी थ्योरम है सर? सर इस चैप्टर में भी थ्योरम है, बिल्कुल इस चैप्टर में भी थ्योरम है। कितनी थ्योरम है सर? सर इसमें 12 थ्योरम है। कितनी है? 12 थ्योरम आर देयर इन दिस चैप्टर। और 12 थ्योरम्स को कैसे स्टडी करना है जैसे मैं बताऊंगा वैसे, ठीक है? और सबसे खास बात, कौन कौन सी थ्योरम्स का प्रूफ पूछा जा सकता है एग्जाम में? तो बेटा फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ पूछा जा सकता है और एक और थ्योरम आएगी बीच में, उसका भी प्रूफ पूछा जा सकता है। दोनों के बारे में मैं बता दूंगा। और बाकी जितनी भी थ्योरम बची हैं उनको भी कैसे प्रूव कर सकते हैं उनका भी आइडिया मिलेगा, क्लियर? ऐसा नहीं है कि जो पूछा जा सकता है वही बताया जाएगा, है ना? टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि इधर उधर देखेंगे नहीं, बिल्कुल भी। थोड़ी बातें इधर उधर की भी करेंगे, ठीक है? चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है? तो थ्योरम 1 क्या कहता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, है ना? सबसे पहली थ्योरम ने क्या बोला कि एक सर्कल गिवन है, उसकी टू कॉर्ड्स गिवन है आपको, ए बी और सी डी, ठीक है? ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। दोनों कॉर्ड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना? ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ठीक है? तो हमें क्या प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, है ना? ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? जब भी कोई थ्योरम गिवन होगी, स्टार्टिंग का पार्ट गिवन होता है ना? लास्ट का पार्ट टू प्रूव होता है ना? ये एक बेसिक अप्रोच होती है ना? जिन लोगों को थोड़ा सा मैथ टफ लगता है उनके लिए, कि मुझे थोड़ा टफ लगता है, इसलिए मैंने क्या किया, आपको बता दिया। चलिए करते हैं बात, ठीक है? कैसे प्रूफ करेंगे? तो बेसिकली गिवन क्या है हमें? गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन है हमें कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है? सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ, ये गिवन है हमें, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है? एक सर्कल विद सेंटर ओ हमें गिवन है, इन विच, इसमें कौन कौन इक्वल है बेटा? इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्लियर? ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। कॉर्ड ए बी की लेंथ और कॉर्ड सी डी की लेंथ एक दूसरे की क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है? और व्हाट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? व्हाट इज टू प्रूव? हमें इसमें प्रूव करना है बच्चे कि जो इक्वल कॉर्ड्स है ना वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ये हमें बताना है। तो ए बी कॉर्ड ने सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड किया है? एंगल ए ओ बी। कौन सा एंगल? एंगल ए ओ बी, ठीक है? एंगल ए ओ बी, क्लियर? और सी डी कॉर्ड ने सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड किया है? एंगल सी ओ डी, क्लियर? तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे की क्या है, इक्वल है, क्लियर? तो व्हाट इज टू प्रूफ? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, दिस इज हमें प्रूफ करना है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है इसमें? कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन हमने किया, जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, है ना? सबको ज्वाइन किया है, ये सब बाद में ज्वाइन हुआ है, ठीक है? ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ठीक है? ये सब ग्रीन कलर वाला कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? तो क्या, कैसे प्रूफ करने वाले हैं हम इसको, ये ध्यान से समझ, ठीक है? प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान से समझें। सबसे पहली चीज, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट करा दूं तो क्या बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी
एंड ट्राइंगल सीओडी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान से समझे, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में क्या करेंगे, सबसे पहली चीज ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। क्यों है इक्वल, दोनों ये दोनों इक्वल क्यों है ना, ओ ए ओ बी के इक्वल क्यों है। लेकिन सर ओ ए तो इसमें आ रहा है ना, ओ बी भी इसी में आ रहा है सर, उसमें थोड़ी ना आ रहा है। तो एक काम करो, ओ ए को ओ बी के नहीं ओ सी के इक्वल करो। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, है ना। ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस है। क्या है दोनों, एक ही सर्कल के रेडियस है ना। एक ही सर्कल के रेडियस तो सेम ही होते हैं ना, है ना। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, तो क्या ओ बी भी इक्वल होगा ओ डी के, बिल्कुल जी, ऐसा ही होगा। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ये क्या है, हमें गिवन था, ए बी सी डी के इक्वल है, ये हमें क्या था, गिवन था, क्योंकि ये दोनों क्या है, थ्योरम में लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड्स, दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर। तो बेसिकली बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी ओ डी के। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के, दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सीपीसीटी हम क्या लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी क्या लिख देंगे हम, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी एंगल एओबी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सीओडी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। होप सो थ्योरम का प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर एंगल सबटेंडेड बाय देम एट द सेंटर्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट। अगली बात करते हैं थ्योरम वन के बाद थ्योरम टू। हर एक थ्योरम का, लगभग हर एक थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है। तो थ्योरम वन के बाद में थ्योरम टू क्या है, बेसिकली थ्योरम वन का कन्वर्स है। क्या है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन, ठीक है। थ्योरम वन का कन्वर्स है, क्लियर। तो क्या कहता है ये स्टेटमेंट, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर टू कॉर्ड्स हैं ना, क्या है, टू कॉर्ड्स हैं, ठीक है। और उन टू कॉर्ड्स ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। मतलब एंगल ए ओ बी जो है ना वो एंगल सी ओ डी के इक्वल है। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना होगा, ठीक है। मतलब आप ये समझ जाएं कि गिवन में सिर्फ इतना है, गिवन में एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, ठीक है। और टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में क्या है हमारे पास, ठीक है। गिवन में हमारे पास था ए ओ बी इक्वल्स टू सी ओ डी, और टू प्रूव में क्या है हमारे पास, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, है ना। ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है, बहुत आसान है। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ में ध्यान दें, कंस्ट्रक्शन सेम है, ओ ए ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। नाउ है ना, वैसे तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वैसे एंगल सेम है तो ज्वाइंट ही गिवन होगा हमें। बट फिर भी प्रूफ में सबसे पहली चीज, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करा दें, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट करवा दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्लियर। कैसे बनेगा, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा, क्लियर। बट कैसे, ध्यान से समझें, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दोनों में तीन बातें सेम होनी चाहिए ना। तो सबसे पहली चीज ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये तो पता ही है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना, ओके। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये हमें क्या है, गिवन है, ओके। और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी क्या हो जाएगा, इक्वल अगेन, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और जब तीन बातें सेम हो जाएंगी, जब तीन बातें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। देख लो दोनों साइड्स के, दोनों जो साइड्स इक्वल किए हैं उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, हाँ या ना, क्लियर है ना। तो साइड एंगल साइड अप्रोप्रिएटली लग रही है ना, कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम अप्रोप्रिएटली लगा ना, बिल्कुल तरीके से लगानी है। ऐसा नहीं है कि दो चीजें सेम है, तीसरी चीज मलेशिया में बैठी है वो भी सेम है ना, तो सर वो ये है ये वो है, सेम करा दिया सर, ये ऐसा है तो होगा ही होगा, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल मैथमेटिकली ट्रू होना चाहिए तभी होगा ना। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल एओबी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सीओडी के। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाय सीपीसीटी हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, क्लियर। होप सो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। अगर टू कॉर्ड्स सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड कर रही हैं, सेंटर पे अगर सेम एंगल सबटेंड कर रही हैं तो उनके
लेंथ भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। थ्योरम 3 क्या कहता है, ध्यान से समझें। थ्योरम 3 क्या कहता है, ध्यान से समझें। थ्योरम 3 कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी कोई भी एक सर्कल में एक कॉर्ड गिवन है ना, कोई भी एक सर्कल में एक कॉर्ड गिवन है ना, कॉर्ड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कॉर्ड पर सेंटर से सर्कल के क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जैसे ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, अपोजिट, ये जो कॉर्ड है इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ना। तो हमें गिवन क्या है, गिवन कुछ नहीं है बेसिकली, गिवन है कि ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर ना। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ए एम इक्वल्स टू एम बी। क्लियर। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा जॉइन ओ ए एंड ओ बी, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। क्लियर। आपको ये प्रूफ्स बार बार में दिखाने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि आप ये समझें कि कॉन्ग्रेंसी के यूजेस अप्लाई करने हैं, और क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल फट से होगा, क्योंकि थ्योरम अगर कॉन्ग्रेंसी के प्रूफ से हो रही है तो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, राइट। तो प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझें आप। सबसे पहली चीज, क्या अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करा दें तो क्या हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा ना। अगर हम ट्राइंगल एएमओ और ट्राइंगल बीएमओ दोनों को कॉन्ग्रेंट करा दें तो हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इन ट्राइंगल एएमओ, एएमओ एंड ट्राइंगल बीएमओ। क्लियर। दोनों ट्राइंगल्स में क्या करना है, ट्राइंगल एएमओ और ट्राइंगल बीएमओ में मैंने क्या किया, सबसे पहला काम देखिए, सबसे फर्स्ट है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ ए। ठीक है जी, क्यों, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, सॉरी मैं रेडियस लिखने में गलती कर रहा हूँ बार बार, है ना। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, राइट, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर। अब उसके बाद अगली बात है ना, एक एक क्या है, राइट एंगल है ना। तो एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, दोनों क्या है, इक्वल हैं, और दोनों कितने कितने के हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। क्लियर। और थर्ड थिंग क्या है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, कॉमन, कॉमन साइड है ना, दोनों ट्राइंगल्स में ओ एम क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है जी, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम क्या है, कॉमन साइड है। क्लियर। तो क्या लगता है आपको, एक तो देखो राइट एंगल लिया है, 90 डिग्री का एंगल लिया है, एक तो राइट एंगल लिया है मैंने, ठीक है, एक लिया है हाइपोटेनियस और एक लिया है साइड। क्या लगता है हमने कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाया, हमने लगाया यहाँ पे बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, एएमओ और बीएमओ एक दूसरे के क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय सीपीसीटी क्या लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं कि एएम किसके इक्वल हो जाएगा, बीएम के। यानी समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है बच्चे, कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। क्लियर। इसके बाद की बात यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है, थ्योरम का कन्वर्स आएगा, पहले एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द गिवन फिगर शोज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज कॉमन सेंटर इज ओ। ठीक है, साफ साफ लिखा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और उनका कॉमन सेंटर कौन है, ओ है। क्लियर। तो L is a line intersecting these circles at the points A, B, C and D. Show that AB equals to CD. ये शो कर रहे हैं कि AB किसके इक्वल होगा, CD के। सबसे पहली चीज है ना, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए A पॉइंट मतलब ये, ठीक है, B पॉइंट मतलब ये, है ना, C पॉइंट मतलब ये, और D पॉइंट मतलब ये। क्लियर। और ये L पॉइंट। क्लियर। अब मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AB किसके इक्वल है, CD के। AB किसके इक्वल है, CD के। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहली चीज, प्रूफ में सबसे पहला काम क्या, छोटे सर्कल को देखें पहले या बड़े सर्कल को देखें, बड़े सर्कल को देखते हैं। ठीक है, बड़े सर्कल को देख रहे हैं जब, तो छोटा सर्कल गायब है मेरी नजरों में से। ठीक है, तो बड़े सर्कल के लिए एडी क्या है, ए से डी तक क्या है, ए से डी तक एक कॉर्ड है सर, ए से डी तक क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, और उस कॉर्ड पे सेंटर से क्या डाला है, परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा कि जितना ए एल है उतना ही एल डी होगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, और रीजन आ जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लियर। यहाँ तक की कहानी अगर समझ में आती है तो उसके आगे बढ़ते हैं, है ना।
इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। AL इक्वल्स टू LD हो गया, ये पहली बात समझ में आती है। उसके बाद अगली बात, अब किसकी बात करेंगे? छोटे सर्कल की बात करेंगे ना। छोटे सर्कल की जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे बड़ा सर्कल दिखाई नहीं देना चाहिए, और मैं पूछता हूं कि क्या BC क्या है? BC है छोटे सर्कल के लिए कॉर्ड। छोटे सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड है। और कॉर्ड के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो कॉर्ड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो बेसिकली OL परपेंडिकुलर ऑन BC, राइट। और अगर ऐसा है तो BL इक्वल टू LC हो जाएगा। ये सेकंड स्टेटमेंट आ गया। और रीजन सेम रहेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। यहाँ तक की कहानी अगर समझ में आती है तो आप आगे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 माइनस 2 ना, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, है ना। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, AL में से BL माइनस कर देंगे, AL में से माइनस कर दिया BL, और LD में से माइनस कर देंगे LC, ठीक है। LD में से माइनस कर देंगे LC, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर A से L तक वाला जो हिस्सा है उसमें से BL माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? AB ही बचेगा क्या? बिल्कुल AB ही बचेगा ना। AL में से अगर BL माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? AB ही बचेगा, है ना। और क्या बचेगा? और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो यहाँ पे बच गया AB। और LD मतलब यहाँ से यहाँ तक LD, उसमें से LC माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? CD ही बचेगा, हाँ है ना। कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे बचेगा CD। तो AB किसके इक्वल आ गया? CD के। यही क्या प्रूफ करना था हमें? बिल्कुल यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। होप सो आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं ना। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरम 4 क्या कहता है, ध्यान से समझें। क्या है थ्योरम 4, है ना। थ्योरम 4 बेसिकली थ्योरम 3 का कन्वर्स है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3, ठीक है। थ्योरम 3 का कन्वर्स। तो अगर बात करें थ्योरम 3 की कन्वर्स पे, क्या है थ्योरम 3 का कन्वर्स? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर मान लो मैंने एक सर्कल की एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के पर्पज से ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के पर्पज से नहीं, बाइसेक्ट करने के पर्पज से एक लाइन ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? एक लाइन ड्रॉ किया ना। मतलब AB का मिड पॉइंट कौन है? M है ना। M क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ AB है। मिड पॉइंट ऑफ AB है कौन? M, है ना। उस M को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। उस M को मैंने किससे ज्वाइन कर दिया? सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद में मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर भी होगा कॉर्ड पे। मुझे ये प्रूफ करना है कि OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। AB के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, टू प्रूफ में क्या लिखूं मैं? टू प्रूफ में मुझे लिखना है कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये प्रूफ कर रहे हैं ना। और इसको प्रूफ करने का तरीका है सिंपल सा, कि आप चाहे तो ये एंगल को 90 डिग्री बता दो, चाहे इस वाले एंगल को 90 डिग्री बता दो। किसी एक एंगल को 90 बता दो। एंगल AMO को 90 बता दो, या फिर BMO को 90 बता दो ना। कोई भी एक काम कर दो तो हम मान लेंगे साहब कि ये परपेंडिकुलर आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सबसे पहली चीज प्रूफ में ध्यान से सुने, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि OA और OB तो इक्वल है। कैसे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो OA इक्वल्स टू OB, यहीं लिख लेते हैं ना प्रूफ, ठीक है। रेडियाई है, ठीक है। और क्या लगता है आपको? AM इक्वल्स टू BM है ना, ये दोनों इक्वल है। ये किसने बोला? ये बोला खुद थ्योरम ने कि पर्टिकुलरली कॉर्ड को हमें क्या करना है? पर्टिकुलरली कॉर्ड को हमें बाइसेक्ट करने के पर्पज से एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो AM किसके इक्वल है? MB के, ठीक है। और OM इक्वल टू OM, ये दोनों क्यों इक्वल है? कॉमन है, हाँ है ना। ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? AMO और BMO क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए बच्चे? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम सीधे सब स्टेटमेंट दे सकते हैं कि क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इंप्लाई करेगा कि एंगल AMO इक्वल होगा एंगल BMO के। दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कैसे? बाय सिंप्लिसिटी से। और अगर दोनों इक्वल हैं, बट हमें एक चीज और पता है कि एंगल AMO और एंगल BMO दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। दोनों का सम तो 180 डिग्री है। दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। दोनों लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है।
अच्छा, और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं। टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, कितने कितने के होंगे? 90 90 के होंगे ना। बच्चा बच्चा जानता है ना, गली मोहल्ले के बच्चे भी जानते हैं कि एंगल एएमओ और बीएमओ इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो दोनों कितने कितने के होंगे? 90 90 के होंगे। और अगर दोनों एंगल 90 90 के हैं तो इट इम्प्लाइज दैट ओएम इज परपेंडिकुलर ऑन एबी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव। होप सो आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, ठीक है। थ्योरम 5 क्या कहता है, ध्यान से समझें। थ्योरम 5 कहता है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होंगे ना, उनसे पास होने वाला एक यूनिक सर्कल होगा। उनसे पास होने वाला क्या होगा? एक यूनिक सर्कल होगा, है ना। ठीक है, से प्रूफ करेंगे। सिंपल सा है, कंस्ट्रक्शन से प्रूफ करना होता है। 3 पॉइंट्स ले लो, सबसे पहले तो मार्क कर लो। मान लो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। मार्क कर लिया, ठीक है साहब। उसके बाद क्या करें? उसके बाद में तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ये ए बी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और ये ई सी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आप चाहें तो ए सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने कहा अभी रुक जाओ ना। फिर आप क्या करिए, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए ना। तो एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइन कर लिया दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को। फिर मैंने बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना। तो एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे बी से, फिर उसी का एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे कहाँ से? सी से, ठीक है। बेसिकली ये कैसे कर रहे हैं हम? ए पे कंपास को रख के मोर देन हाफ ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर उसी लेंथ को बी पे रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे कट किया, दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है। वैसे ही बी पे कंपास को रखा, मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बी सी ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर सी पे रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, दोनों दोनों इंटरसेक्शंस को ज्वाइन करा दिया। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर है। वो क्या है? सेंटर है। उस सेंटर से ओ ए के इक्वल, या फिर ओ बी के इक्वल, या फिर ओ सी के इक्वल, किसी एक के इक्वल आप रेडियस ले लो और सर्कल ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? सर्कल ड्रॉ कर दो। क्लियर? सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल कहाँ से पास होगा? बिल्कुल, ए बी और सी तीनों से पास हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम, है ना, कंस्ट्रक्शन से प्रूफ होता है, ठीक है। अब आप इसको काउंटर एग्जांपल लेके भी अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, लेकिन नीड नहीं है ना। ये थ्योरम बिल्कुल याद रखने के हिसाब से है ना, तो आप इसमें इतना ज़्यादा सोचें नहीं। थ्योरम 6 पे आए, क्या कहता है थ्योरम 6? अच्छा थ्योरम है, ध्यान से समझें। इक्वल कॉर्ड्स, है ना, पहले ही लिखा हुआ है क्या? इक्वल कॉर्ड्स, मतलब ए बी और सी डी क्या है? एक दूसरे के इक्वल है ना, ये गिवन है ना। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, है ना, ये गिवन है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल जानते हो ना, दो अलग अलग सर्कल लेकिन उनकी रेडियस सेम है। रेडियस सेम है मतलब दिखने में एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होंगे, और दोनों की सेम लेंथ वाली जो कॉर्ड होंगी, दोनों के लिए ये चीज़ें इंप्लाई करेंगी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब अगर टू कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंसेज होंगी वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। कैसे प्रूफ करेंगे? मान लो ये ए बी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है ना, दोनों की सेंटर से डिस्टेंस, किसी भी लाइन की किसी भी एक पॉइंट से जो डिस्टेंस बताते हैं वो कैसी डिस्टेंस बताते हैं? हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताते हैं। क्या बताते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताते हैं। तो हमने ए बी की सेंटर से जो डिस्टेंस बताई है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सी डी की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें क्या प्रूफ करना है? कि ओ ई किसके इक्वल है? ओ एफ के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें लिख लेते हैं टू प्रूव में हम लिख लेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है? कि ओ ई किसके इक्वल है? ओ एफ के। ऐसा करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ज्वाइन करा दो किस किस को? किस किस को ज्वाइन करवाएं बताओ? ए ओ और डी ओ को ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ए और डी ओ को ज्वाइन करवाएंगे तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर जाएगी ना, कि सर क्यों ना अब जो ट्राइंगल बने हैं उन दोनों ट्राइंगल को क्या करा दिया जाए? कॉन्ग्रुएंट करा दिया जाए, राइट। कौन कौन से ट्राइंगल को? ट्राइंगल ए ई ओ को और डी एफ ओ को, है ना। कौन कौन से ट्राइंगल को? इन ट्राइंगल ए ई ओ एंड ट्राइंगल डी एफ ओ, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो सर ए ओ जो है ना वो किसके इक्वल है? डी ओ के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस है। दोनों क्या है? रेडियस। ए ओ इक्वल्स टू डी ओ, है ना, रेडियस, रेडियाई, ठीक है, रेडियाई, ठीक है, ठीक है। ए ओ इक्वल्स टू डी ओ रेडियस है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस सेम होती है। सेकंड थिंग क्या है, अगर आपको पता है कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। तो डेफिनेटली है ना कि हाफ ऑफ ए बी यानी ए ई भी किसके इक्वल होगा? डी एफ के, है ना। ए ई भी किसके इक्वल होगा? डी एफ के इक्वल होगा। क्यों होगा? ए ई इक्वल होगा डी एफ के। रीजन क्या है? ध्यान से समझें। क्योंकि
हाफ ऑफ ए बी भी इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के ना। यूक्लिड के एक्सियम याद आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है ना, कि halves of the same things are equal to one another, right? halves of the same things are equal to one another, ठीक है। तो ए बी अगर सी डी के इक्वल है तो दोनों के हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी का हाफ ए हो गया और सी डी का हाफ डी एफ हो गया, ठीक है। तो ए इक्वल टू डी एफ हो गया। थर्ड थिंग क्या है कि यहाँ पे भी 90 बन रहा है और यहाँ पे भी 90 बन रहा है, क्लियर। तो बेसिकली एंगल ए ई ओ इक्वल्स टू एंगल डी एफ ओ ना, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है जी, ईच ऑफ 90 डिग्री, क्लियर। तो बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। आपको आरएचएस दिख जाना चाहिए। ये हाइपोटेनियस है, ये साइड है और ये राइट एंगल है, क्लियर। तो आरएचएस, ठीक है। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से मैं क्या बोल दूंगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्राइंगल एईओ कॉन्ग्रुएंट हो गया है साहब किसके, ट्राइंगल डीएफ ओके। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय सीपीसीटी क्या बोल सकते हैं अपन, बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि ओई किसके इक्वल हो जाएगा, ओएफ के। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्लियर। अब थ्योरम के है ना, थ्योरम्स को प्रूफ कैसे करना है उसकी बेसिक अप्रोच आपको समझ आ गई है। कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेनी है, क्या लेनी है, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेनी है। आगे वाली थ्योरम्स में हम आपको कोशिश करेंगे कि दिखाते हुए चलें कि कैसे कैसे थ्योरम का प्रूफ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ इक्वल टू ओ एफ आने का मतलब हमें याद रखना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगी। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, the radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chord is 10 centimeter। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल है साहब, ठीक है। और उस सर्कल की एक कॉर्ड है, ठीक है, सर्कल की एक कॉर्ड है। कॉर्ड की लेंथ कितनी है, कॉर्ड का कलर चेंज कर लेते हैं, कॉर्ड को ग्रीन कलर से कर लेते हैं, ठीक है, कॉर्ड ग्रीन कलर में, ठीक है जी। एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, ठीक है जी, उसकी एक कॉर्ड है और कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ, हमें पता है कि रेडियस जो है सर्कल की वो 13 है, रेडियस कितनी है, 13 है। तो बेसिकली ये रेडियस हो गई 13 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अगर हमें पूछा है डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड की सेंटर से क्या डिस्टेंस होगी, कॉर्ड की सेंटर से क्या डिस्टेंस होगी, तो पहले तो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेसिकली क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब जो 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी 5 सेंटीमीटर इधर रह जाएगी, ठीक है जी, और 5 सेंटीमीटर इधर रह जाएगी, क्लियर। क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, राइट। अब आगे का काम क्या है, हमें निकालनी है ओ एम की लेंथ, ठीक है जी। तो क्या करें, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस खेल जाए, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए, कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एम ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कह सकते हैं हम कि किसी एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, उसके सामने वाली साइड, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, राइट। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी बेसिकली 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर जो होता है वो रेस्ट ऑफ द साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, राइट। तो क्या बोलेंगे, एंगल 90 के सामने जो है वो ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के इक्वल होगा, क्लियर। ये कहानी अगर समझ आती है, ये कहानी अगर क्या आती है, समझ आती है, तो ओ ए की जगह पे कितना पुट करेंगे हम, 13 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो ओ ए की जगह 13 पुट किया, उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ एम के प्लेस पे क्या रखें, कुछ है ही नहीं तो एज इट इज पढ़ा रहने दो, प्लस ए एम के प्लेस पे क्या रखें, ए एम के प्लेस पे कितना रखेंगे 5, तो ना 5 का स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर फेंकेंगे तो -25, दैट इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। अब बताओ 169 में से 25 लेस किया कितना बचेगा, 144, दैट इज ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो ओ एम कितना आ जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट यानी कितना 12, है ना। प्लस माइनस 12 मत बोलना, 12 ही बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ ना कॉर्ड या फिर डिस्टेंस जो होती है ना वो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है हमेशा, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें। AB and CD are two parallel chords of a circle which are on opposite sides of the center such that AB equal to 10 centimeter and CD equals to 24 centimeter। साफ साफ कहा है कि एक सर्कल है, उसकी दो कॉर्ड हैं, एक सर्कल है, उसकी दो कॉर्ड हैं, दोनों सेंटर के अपोजिट साइड्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। एक कॉर्ड यहाँ पे बना लें, ठीक है, कॉर्ड का कलर चेंज कर लेते हैं, कॉर्ड बना लेते हैं हम वाइट कलर से। तो एक कॉर्ड यहाँ पे हो गई हमारे पास और एक कॉर्ड यहाँ पे हो गई, क्लियर। एक छोटी एक बड़ी भी तो बनानी थी, तो
तो ये कॉर्ड छोटी बना लेते हैं थोड़ी। फिर दोनों कॉर्ड एक दूसरे की क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। एक तो ए बी कॉर्ड है और ए बी की लेंथ 10 है, सी डी की 24 है ना, सी डी ऊपर बनाते हैं, इसकी लेंथ 24 ले लेते हैं ना, और ए बी कॉर्ड नीचे बनाते हैं, उसकी लेंथ कितनी लेते हैं, 10। क्लियर, यहाँ तक समझ में आता है। उसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 17 सेंटीमीटर। दोनों कॉर्ड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, ओ पॉइंट पे, ठीक है। अब छोटी सी बात ये है बच्चे कि अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, और नीचे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, नीचे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वेट, ठीक है। ये ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और यहाँ से ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्लियर, ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्लियर, अच्छा जी, कितने बच्चों को ये आइडिया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों से 90-90 का एंगल बनाते हुए एक लाइन आ रही है ना, तो वो स्ट्रेट ही होगी, है ना, ऑफ कोर्स स्ट्रेट होगी। जिसको लगता है कि नहीं होगी, वो क्या करे कि ए बी के पैरेलल यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर ले, है ना, ए बी के पैरेलल सेंटर से क्या कर ले, कंस्ट्रक्शन कर ले, और फिर जैसे ही कंस्ट्रक्शन करेगा ये एंगल 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स है ना, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि को इंटीरियर्स का सम कितना होगा, 180, तो ये 90 बन रहा है तो ये भी 90 बन जाएगा एज इट इज, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल होंगे। क्योंकि अगर आप ओ ई ड्रॉ कर रहे हो जो सी डी या ए बी में से किसी एक के भी पैरेलल है, तो दूसरे वाले के भी पैरेलल होगी, है ना। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे अगर 90 बन रहा है तो यहाँ पे भी 90, तो बेसिकली यहाँ पे 180 बन रहा है। मतलब ए ओ बी क्या है, सॉरी एम ओ एन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे लाइन बैंड नहीं हो रही है। क्लियर, और अगर आपको ये समझ आता है कि लाइन बैंड नहीं हो रही है, तो छोटा सा काम जो आपको करना है, m और n के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो आपको 17 गिवन है। m और n के बिटवीन डिस्टेंस है 17, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी 17 दे रखा है, हमें चाहिए रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल। मान लेते हैं रेडियस कितनी है, r है, रेडियस कितनी है, r। तो आप क्या करिए, रेडियस पता करने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, सी को o से ज्वाइन करा दीजिए, ए को भी ओ से ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। अब टू राइट ट्राइंगल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस, राइट, दोनों में पाइथागोरस खेलना है। अगर आपको पता है m से n के बीच में डिस्टेंस कितना है, 17 है, कितना है 17, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। ये 24 डिस्टेंस था, तो ये cm हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्लियर है ना, और ये 10 था तो an हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर। और अगर O से M तक के डिस्टेंस को x ले लेंगे तो O से N तक का डिस्टेंस 17 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पूरा डिस्टेंस कितना था, 17 था, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में ना, CMO ट्राइंगल में पाइथागोरस खेल जाओ। इन ट्राइंगल CMO बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे हम कि रेडियस का स्क्वायर है ना, बेसिकली रेडियस का स्क्वायर जो होगा वो 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ANO, कौन सा ट्राइंगल में, ANO में, ठीक है जी। ANO ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करेंगे, दोनों आर स्क्वायर के वैल्यूज को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, है ना। आर स्क्वायर का वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो था वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी अगर समझ में आती है तो फिर इससे आगे तो बहुत आसानी है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस में एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है। 17 माइनस एक्स का क्या करना है, होल स्क्वायर। क्या लगता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो ए स्क्वायर करेंगे 17 का स्क्वायर 289 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 34x। आपको भी पता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कहीं के लिए आया है, कैंसिल होने ही आया है। माइनस 34x को इधर फेंकेंगे प्लस का 34x इक्वल टू 144, 289 में से माइनस होगा तो 145 बच जाएगा। उस 145 में उधर जाके 25 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 170। तो x का वैल्यू हो जाएगा 170 के अपॉन में 34। आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कितना आएगा 5। x का वैल्यू जैसे ही 5 आया, हमें चाहिए था किसका वैल्यू, रेडियस ऑफ द सर्कल का। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स की जगह 5 का स्क्वायर यानी 25 तो हो जाएगा 169। तो बेसिकली आर स्क्वायर अगर 169 तो आर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है।
हाँ जी, थ्योरम 7 क्या है? थ्योरम 7 कहता है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, है ना। ऐसी कॉर्ड्स जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, ऐसी कॉर्ड्स जो सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, है ना। मतलब अगर ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है और दोनों सेंटर से दोनों की जो डिस्टेंस है ओ ई और ओ एफ वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ओ ई किसके इक्वल है, ओ एफ के इक्वल है, ठीक है। तो क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे? आप ओ से बी को ज्वाइन कर दो और आप ओ से ही सी को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। आप इधर से ज्वाइन ना करा करके इधर से भी ज्वाइन करवा सकते हैं ना, ये आपकी चॉइस है, ठीक है जी। अब आप सोचिए ट्राइंगल दिस एंड दिस, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या करना है? सबसे पहला काम देखो, सबसे फर्स्ट टास्क जो है दैट इज कि दोनों में ओ ए इक्वल्स टू ओ डी है, ठीक है, रेडियाई, ठीक है जी। और ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ठीक है। इससे ऊपर अगर लिखें कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, ए ई ओ किसके इक्वल है, एंगल डी एफ ओ, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि डिस्टेंस बताया ना, इक्वी डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, सेंटर से डिस्टेंस परपेंडिकुलरली हमेशा मेजर होगा, तो यहाँ पे 90 बनना ही बनना है। हाइपोटेनस इक्वल ही है और एक साइड और इक्वल करानी है, वो है ओ इक्वल्स टू ओ एफ जो कि गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली तीन बातें जब भी गिवन होंगी तो ट्राइंगल क्या हो जाने हैं, बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंट हो जाने हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, तो बाय आर एच एस हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ई ओ किसके कॉन्ग्रेंट हो गया साहब, डी एफ हो गया। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय सीपीसीटी हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो बाय सीपीसीटी ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ के, है ना। ए ई इक्वल हो जाएगा डी एफ के ना, आधा आधा हिस्सा तो कॉर्ड्स का इक्वल हो गया। अब आपको पता है ए ई क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी, है ना, और डी एफ क्या होता है, हाफ ऑफ डी सी। हाफ से हाफ भी उड़ा देंगे तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, डी सी के। यही प्रूफ करना था कि अगर टू कॉर्ड्स की सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड बी सी, है ना। कॉर्ड बी सी का लेंथ बताना है ना। सबसे पहली चीज, रेडियस से बहुत ज़्यादा नहीं है कॉर्ड की लेंथ, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, है ना, तो डायग्राम कैसा बनेगा ये समझें आप। मान लो ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है। सर्कल का कलर चेंज कर लेते हैं इस बार, सर्कल वाइट कलर का लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास टू कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कॉर्ड ले लेते हैं ए बी, ठीक है। और ए बी और ए सी, है ना, दो कॉर्ड है ना, बी और ए सी दोनों इक्वल कॉर्ड है ना। जितना ए बी है उतना ही ए सी है, ठीक है। और सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ए बी भी 6 है, ए सी भी 6 है, ठीक है। और हमें चाहिए लेंथ किसका, बी सी का, तो बी और सी को भी ज्वाइन करवा ही दो, ठीक है, लगे हाथ ही करवा दिया सब ज्वाइन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि सर्कल का सेंटर जहां भी होगा ना, इस दुनिया में होगा, वहाँ पे ही होगा, क्लियर। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ, ठीक है जी, ये ओ पॉइंट है, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितने राइट एंगल ट्राइंगल बनाने हैं मुझे, कितने बन जाएंगे, सब पे बात करते हैं। ये तो पता ही होना चाहिए कि बेसिकली अगर हम चाहें तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा सकते हैं, है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट करा सकते हैं। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम ले लें हम, तो इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी, ठीक है जी, इन दोनों में आपको ये तो समझ आ ही जाएगा कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है ना। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। और क्या पता है, और हमें कुछ भी नहीं पता। और तो हमें पता है ए एम इक्वल है एक दूसरे के। और क्या पता है, और कुछ भी नहीं बताना, बस इतना ही पता है। चलो, तो डायरेक्टली हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट नहीं करा सकते, तो हम क्या करते हैं, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। फिर मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछ के इस क्वेश्चन में एंट्री लूंगा, वो आप ध्यान से समझें, ठीक है। सबसे पहली चीज, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये बात तो पता ही है ना। तो अगर ए बी और ए सी कॉर्ड एक दूसरे के इक्वल हैं तो दोनों ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। ये एंगल भी एक्स और ये एंगल भी, ठीक है। अब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ना, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में कलर एक और ले लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुने सब लोग, ठीक है। क्या ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है। ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है। अगर ओ ए और ओ बी रेडियस हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो बेसिकली अगर ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ये बातें अगर समझ में आने लग गई हैं तो ये भी समझें कि x प्लस वाई और प्लस वाई कितना होता है? 180। x प्लस वाई कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात क्या है, क्या ये जो ट्राइंगल इधर बन रहा है ए ओ सी है ना, ये ट्राइंगल जो है वो इस प्रीवियस वाले ग्रीन ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है क्या? बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है। तो अगर आपको ये समझ में आता है कि ये एंगल y है तो ये एंगल भी क्या होगा? y ही होगा। क्लियर? और जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हुए, तो जब दोनों एंगल इक्वल हुए तो अब मैं बात करने वाला हूँ कौन से दो ट्राइंगल्स में, वो आप ध्यान से समझें जो मैंने स्टार्टिंग में नेम लिखे थे, ठीक है। एक तो ट्राइंगल ये वाला ए एम बी और ए एम इन दोनों में, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ ए एम बी और ए एम सी में जो हमने बातें करनी है, ए एम बी और ए एम सी में जो हमें बातें करनी है उनमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहली बात ये होगी कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है ना, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन, ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट जो हमारा यहाँ पे होने वाला है दैट इज ए एम कॉमन, ठीक है जी, ठीक है जी, कॉमन। और थर्ड पॉइंट जो होने वाला है दैट इज, थर्ड पॉइंट जो हमारा होने वाला है दैट इज एंगल ए बी ए एम और सी ए एम दोनों सेम होंगे। एंगल बी ए एम और सी ए एम दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर? ठीक है, ईच ऑफ वाई। क्लियर? और जैसे ही ये बात हम लिख पाएंगे उसके बाद में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय साइड एंगल साइड है ना, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ठीक है जी, ए एम सी। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे 90 डिग्रीज के। दोनों एंगल कितने कितने के हो जाएंगे बच्चे? 90 डिग्रीज के हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों एंगल 90 डिग्रीज के होंगे उसके बाद में अब खेलेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। इधर भी पाइथागोरस, इधर भी पाइथागोरस, इधर भी पाइथागोरस और इधर भी पाइथागोरस। चार राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी दो में खेलना है, बाकी खत्म केस, ठीक है। जब इतना कर पाए हम तो उसके बाद में हमें क्या करना है आप ये समझें। डिफरेंट कलर से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब एंगल्स का तो काम हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितना था? 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है, ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर। ए बी 6 है, ठीक है। और बी एम हमें पता करना है, क्या पता करना है? बी एम, क्योंकि जैसे ही बी एम पता कर लेंगे उसका डबल करते ही पूरा कॉर्ड का लेंथ बी सी का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या ए ओ पता है? ए ओ आपको पता है कितना है? रेडियस कितना है आपको पता है? 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप ये जो बचा हुआ हिस्सा है ए एम को आप लेट कर लीजिए, लेट ए एम इक्वल्स टू एक्स। ए एम को आप एक्स ले लीजिए, ए एम अगर एक्स हो जाएगा तो ओ एम कितना हो जाएगा? ओ एम इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले पाइथागोरस इधर लगा देते हैं, या पहले इधर लगा लेते हैं, किसी भी एक ट्राइंगल में लगा दो। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए एम बी, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर, हाइपोटेनस है 6, तो 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी बी एम स्क्वायर की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। क्लियर? इतना समझ में आने के बाद, ठीक है, आप लगाओगे अगले ट्राइंगल में पाइथागोरस। कौन सा ट्राइंगल अगला? बी एम ओ ना, बी एम ओ। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? ओ बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो बी एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 5 स्क्वायर यानी 25, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है जी। और बी एम स्क्वायर की वैल्यू 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। क्या कहते हो, ऐसा ही आएगा क्या? कहीं गलती की है हमने ना, यहाँ गलती की है। बी एम स्क्वायर प्लस ए एम की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस एक्स, सॉरी। कौन सा ट्राइंगल लिया था? ए एम बी, हमने ए एम को एक्स लिया था, राइट? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, इधर हमने गलती की है। एम ओ की वैल्यू कितनी रखनी है? 5 माइनस एक्स। तो बी एम ओ बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर है ना, ओ एम कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम, तो 5 का स्क्वायर 25 दैट इज इक्वल टू बी एम की जगह पे पुट करेंगे 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, कितना आएगा? 25 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी उड़ा दिया, ठीक है।
25 से 25 भी उड़ाई दो, ठीक है, माइनस 10x इधर आएगा प्लस 10x दैट इज इक्वल टू 36, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3.6, ठीक है। जैसे ही x का वैल्यू 3.6 आया आपको पता लग गया कि अब हमें bm स्क्वायर मिल सकता है। bm स्क्वायर कितना होता है? bm स्क्वायर होता है 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3.6 का स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, bm स्क्वायर आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। bm स्क्वायर इक्वल टू 36 में से माइनस करना है 12.96, है ना। 36 का स्क्वायर इतना ही होता है क्या, देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, इतना ही होता है, ठीक है। तो 36 माइनस 12.96 करेंगे, कितना आएगा 24 पॉइंट यानी 23.04, क्लियर। तो ये बी एम स्क्वायर हो गया 23.04, है ना। तो बी एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.8, बेसिकली इसका स्क्वायर रूट, ठीक। और बी एम 4.8 आया तो बी सी कॉर्ड जो होगी ना वो हो जाएगी 2 टाइम्स बी एम, यानी 2 टाइम्स बी एम मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4.8, कितना हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये आंसर है, क्लियर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। थोड़ा ज्योमेट्री और थोड़ा पाइथागोरस है ना, थोड़ा अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, है ना। आसान क्वेश्चन है अगर समझ में आए तो, या फिर अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो। दो सर्कल है, उनकी रेडियस 10 और 8 है, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर और ये रेडियस 8 सेंटीमीटर, क्लियर। और क्या गिवन है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ है 12, है ना। तो जैसे ही दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब आप ये कैसे प्रूव करेंगे सर, तो बेटा आप इन दोनों को ज्वाइन करो, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कराओ। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है ना। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों को ज्वाइन कराओ, है ना, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या करो कॉन्ग्रेंट करो। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे उसके बाद में आपको ये समझ आएगा कि ये काइट बन गया। क्या बन गया, एक काइट, है ना। और काइट के दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। तो बेसिकली एंगल तो 90 का हमारा आ गया, क्लियर। और जैसे ही एंगल 90 का आ गया उसके बाद की कहानी सिर्फ इतनी है कि आपको इन दोनों सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है। कॉमन कॉर्ड की लेंथ 12 है, ये बाइसेक्ट होगा, 12 बाइसेक्ट होगा तो कितने कितने पार्ट्स में बटेगा 6 6 में ना। तो ये AD कितना है 6 है, AD कितना है 6 है। तो हमें OO डैश के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हम पहले ट्राइंगल ADO में पाइथागोरस लगा लें। इन ट्राइंगल ADO बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे बताओ। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, है ना। 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, है ना। तो बताओ 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, इधर आके माइनस 36 दैट इज इक्वल टू DO स्क्वायर। कितना बचेगा बच्चे 64 दैट इज DO स्क्वायर, क्लियर। 64 आने के बाद 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर विच इज DO, क्लियर। और DO की लेंथ 8 आ गई, यहाँ तक तो कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं थी। ऐसे ही यहाँ पे DO डैश भी निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ADO डैश क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करें तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस DO डैश का स्क्वायर, क्लियर। अच्छा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इधर बुला के माइनस करवा दें तो DO डैश का स्क्वायर बचेगा, है ना। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, ओके। अब कितना होगा 64 में से 36 अगर हम लेस करेंगे कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा 64 में से 36 लेस करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 28 लमसम, है ना। ओके एंड 28 बचने के बाद DO डैश का स्क्वायर है ये तो, है ना। DO डैश का क्या है स्क्वायर, है ना, ठीक है जी। ओके तो DO डैश कितना आ जाएगा रूट ऑफ 28, 28 का स्क्वायर रूट। अच्छा 28 बेसिकली होता है 4 7 सा 28, है ना। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, रूट में बच जाएगा 7, तो 2 रूट 7 आ गया DO डैश, है ना। तो अगर आपको OO डैश के बिटवीन डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या कर दोगे OD और DO डैश को ऐड कर दोगे, है ना। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 7, रूट 7 की जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पे पुट करके हम अगर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। आप सब लोग बता सकते हैं कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं हम थ्योरम नंबर 8 में ना। थ्योरम नंबर 8 मतलब मोस्ट अमेजिंग थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर ना। इस चैप्टर की सबसे अमेजिंग थ्योरम है। क्या कहती है थ्योरम, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। किसी भी एक आर्क ने
सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड किया, कोई भी एक आर्क, मान लो जैसे ये आर्क है, ये आर्क है पी क्यू है ना, ये वाला आर्क है ना, इस आर्क ने सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड किया है ना, ये एंगल इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सेंटर पे किसी आर्क ने जो भी एंगल सबटेंड किया है, वो एंगल इसी आर्क ने रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल सबटेंड किया है ना, रिमेनिंग पार्ट में मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल का डबल होगा हमेशा। कौन सा एंगल? सेंटर वाला एंगल। अगर रिमेनिंग पार्ट पे x बनाया है तो यहाँ पे 2x बनेगा, क्लियर। रिमेनिंग पार्ट पे y बनाया है तो यहाँ पे 2y बनेगा, है ना। रिमेनिंग पार्ट पे थीटा तो यहाँ पे 2 थीटा, हाँ है ना। ये कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, हमेशा याद रहे, ठीक है। अब ये सिचुएशन मैंने 3 सिचुएशन दी, केस 1, केस 2, केस 3, है ना। अगर मान लो आर्क जो है, जिस आर्क की हम बात कर रहे हैं, वो आर्क अगर कैसा है, माइनर आर्क है, तब डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल अगर x तो सेंटर पे बनेगा 2x, ठीक है। अगर मान लो वो आर्क जो एंगल बना रहा था वो अब की बार क्या है, सेमी सर्कुलर है, क्या है, सेमी सर्कुलर, तो वो सेंटर पे कितना बना रहा होगा, 180 बना रहा होगा, आप इसे समझ गए होगा। तो रिमेनिंग पार्ट पे 100% उसने 90 बनाया होगा, तभी रिमेनिंग सेंटर पे कितना बना रहा है, 180 बना रहा है। ये सेकंड केस हो गया। और थर्ड केस, अगर मान लो जो आर्क की हम बात कर रहे हैं वो आर्क मेजर आर्क हो जाए ना, तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि इतना बड़ा एंगल यहाँ बनेगा और इतना बड़ा यहाँ बनेगा, क्लियर। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। यही आर्क है, इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया और रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बनाया, तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल का डबल होगा, ये x तो ये 2x, क्लियर। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तीनों ही केसेस में आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, आप ये समझें। अगर आपको तीनों केसेस में प्रूफ करना है तो ए को ओ से ज्वाइन करके बढ़ती हुई लाइन, आगे बाहर निकलती हुई लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, थोड़ा सा माइंड में ले आइए। क्या होती थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? अगर हल्की सी याद आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है ना, ठीक है। अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है इस मौके पे ना। चलिए ना, अब आप ध्यान से समझिए। मैंने जैसे ही ए और ओ को ज्वाइन करके आगे ड्रॉ किया, ठीक है, तो बेसिकली 2 ट्राइंगल्स बन गए, यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल्स और यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल्स। किसी भी सिचुएशन में मैं जो बोल रहा हूँ वो तीनों में अप्लाई होगा, आप ध्यान से समझें। देखो, क्या ओ ए और ओ पी इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है ना। यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी, क्लियर। इक्वल हैं तो कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल 1 बन रहा है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। साहब एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं किसी एक ट्राइंगल में, राइट। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना, आर इक्वल, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, यहाँ पे भी जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्लियर। ये बात अगर समझ में आती है तो बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल 3 किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइंगल की किसी एक साइड को आगे बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल बना, ये इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी एंगल 3 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो फटाफट बता दो, है ना। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? तो आप बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्या मैं इसे एंगल 3 को एंगल 1 प्लस एंगल 2 ना लिख करके ये लिख दूं कि 2 टाइम्स एंगल 1 के इक्वल है? तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर। 3 जो होगा एंगल वो किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। 1 और 2 तो आपस में बराबर थे, तो 2 की जगह भी अगर 1 लिख दूं तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1, क्लियर। ये कहानी अगर समझ में आती है, यही एंगल 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये तीनों जगह, तीनों केसेस में सेम अप्रोच चल रही है, ये समझें आप, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्लियर। आगे मैंने बोला कि एंगल 4 और एंगल 5 भी एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि ओ ए इक्वल्स टू ओ क्यू है। ओ ए किसके इक्वल है? ओ क्यू के भी इक्वल है, क्लियर। ओ ए किसके इक्वल है? ओ क्यू के इक्वल है। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा ही होगा, क्लियर। तो मैंने लिखा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है जी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। फिर मैंने पूछा कि एंगल 6 क्या है, तो आप बोलेंगे सर एंगल 6 तो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना सर, वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी एंगल 4 और एंगल 5 के सम के इक्वल होगा, क्लियर। तो एंगल 6 एज इट इज, एंगल 4 और 5 तो इक्वल ही थे, तो 5 की जगह भी 4 लिख लो, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 4, क्लियर। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट नंबर 2, क्लियर। अब क्या कहते हो? अगर मुझे एंगल पी ओ क्यू बनाना है, किसी भी केस में देख लो आप, पी ओ क्यू बनाना है अगर मुझे एंगल,
तो मैं एंगल 3 और 6 को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एंगल 3 और 6 को क्या कर दूंगा, ऐड। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ऐड कर दिया, एंगल 3 और एंगल 6 को ऐड किया, दैट इज इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4। क्लियर। जैसे ही आप ये बात लिखोगे आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि सर अब तो हो गया सर प्रूफ, है ना, अब तो प्रूफ हो गया। कैसे हो गया कि सर एंगल 3 और एंगल 6 को मिलाया तो वो बन गया सर एंगल पी ओ क्यू, और वो इक्वल हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये क्या होगा, एंगल पी ए बी, है ना, 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए बी आ गया सर। तो सेंटर पे बना हुआ एंगल जो है ना वो रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का डबल है, ये हमने प्रूफ कर दिया तीनों ही सिचुएशन में, है ना। तो सर ये याद रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, याद रहेगा हमेशा कि कोई भी आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा उसका डबल कहाँ बनाएगा, नहीं, जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा वो एंगल किसका डबल होगा, रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल के डबल होगा। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या कहता है थ्योरम 9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना, किसी एक ही सर्कल में सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल क्या होते हैं, इक्वल। सेम सेगमेंट मतलब क्या है, ध्यान से समझो। अगर एक आर्क है पीओ क्यू, ठीक है, पीओ क्यू आर्क है, इसने इसी सेगमेंट में एक एंगल ए पॉइंट पे बनाया, एक एंगल सी पॉइंट पे बनाया। क्लियर। और मैं कहता हूँ एक यहाँ पे बना लिया। क्लियर। और एक यहाँ पे बना लिया, ठीक है, और एक यहाँ पे बना लिया। क्लियर। और एक यहाँ पे बना लिया, इतने सारे एंगल बना लिया। क्लियर। इतने सारे एंगल बना लिए। तो बेटा ये सारे एंगल जो होंगे ना, ये सारे मेजरमेंट सबके सेम होंगे। अगर ये x होगा तो ये भी x मेजर का होगा, ये भी x मेजरमेंट का होगा, ये भी x मेजरमेंट का, ये भी x मेजरमेंट का, ये भी x मेजरमेंट का। क्योंकि थ्योरम कहता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर। क्योंकि अगर कोई भी एक एंगल इनमें से x है तो वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा, 2x का। सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा, 2x का। अगर सेंटर पे 2x है तो रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले जो भी एंगल होंगे सब x x x मेजरमेंट के ही होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ना, ठीक है। अगर ये बात समझ में आती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल तो बहुत ही बढ़िया, है ना। तो बेसिकली याद सिर्फ इतना रखना है कि कोई भी एक आर्क जितना भी एंगल बनाएगा, कोई भी एक आर्क जितना भी एंगल बनाएगा, कहाँ पर, किसी एक सेगमेंट में। अगर x बनाएगा तो सेंटर पे बनाएगा उसका डबल यानी 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बन गया तो यहाँ पे x बनना ही है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्या कहता है, क्वेश्चन है हमारे पास, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर, ठीक है। सबसे पहली चीज ये तो पता ही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर। क्यों हो जाएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल बी डी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के, है ना, और हो जाएगा कितने का, 30 डिग्री का, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के। बहुत बढ़िया। इतना होने के बाद क्या करेंगे, इतना होने के बाद क्या करेंगे, इतना होने के बाद कुछ नहीं करेंगे, इन ट्राइंगल बी डी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 30 प्लस 70 प्लस एक्स, 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री और प्लस एक्स, तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, हाँ है ना। और जैसे ही तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 180 माइनस 30 70 100, उधर जाके माइनस 100, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 80 डिग्री बच जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 80 डिग्रीज आ गया। होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, है ना, बिल्कुल आसान है ना, बस हम डर रहे हैं, बस पता नहीं क्यों डर रहे हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, वो क्या है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर, है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज़, है ना, अगर ये आर्क पी बी ने यहाँ पर x मेजरमेंट का एंगल बनाया है तो यहाँ पे भी कितने मेजरमेंट का बनाएगा, x का ही बनाएगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्लियर। तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी कितने का हो गया, x का हो गया। और क्योंकि O सेंटर है, O क्या है, सेंटर, तो आप ये समझें, आप ये समझें कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है ना वो हमेशा कितना एंगल सबटेंड करता है, 90 डिग्री सबटेंड करता है। कितना एंगल सबटेंड करता है, 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है हमेशा। क्यों करता है 90 डिग्री सबटेंड, क्योंकि जो सेमी सर्कुलर आर्क होता है ना वो सेंटर पे ऑलरेडी कितना बना के आ रहा होता है, 180 डिग्री। सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होता है, 180 डिग्री, क्योंकि अगर ये डायमीटर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा ना, ओ पे कोई भी बैंड नहीं होगा। और ओ पे अगर बैंड नहीं है, यहाँ पे 180 बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बन रहा होगा, ताकि उसका डबल 180 हो जाए, 90 ही बन रहा होगा, राइट। तो एंगल ए पी बी कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। क्लियर। अच्छा जी, तो ए पी भी हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। एक एंगल एक्स है, एक 90 है और तीसरा है 35। तीनों का सम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 90 प्लस 35, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
थोड़ा सा दिमाग लगाया, कौन से ट्राइंगल में एपीबी में एंगल सम प्रॉपर्टी होगा तो क्या हो जाएगा 180, ठीक है। जैसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 180, 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा 125, उधर फेंकेंगे तो माइनस 125, कितना आ जाएगा 180 में से 125 लेस करेंगे कितना बचेगा 55 है ना, 55 ऑफ कोर्स है ना, तो एक्स का वैल्यू आ गया 55 डिग्री। होप सो ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए एक और आसान क्वेश्चन देख लेते हैं ना। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर, है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। अभी जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वो जो थ्योरम है वो भी क्या है प्रूफ, उसका याद रखने की जरूरत है, याद रखें आप। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है सेम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, क्या ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस है दोनों, ओ ए भी रेडियस है ओ बी भी रेडियस है ना। तो अगर ट्राइंगल ए ओ बी में ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है और इसके ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल अगर 25 तो ये भी कितने का होगा 25 का, बहुत बढ़िया। एज इट इज ओ बी और सॉरी ओ ए और ओ सी भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ओ ए किसके इक्वल होगा ओ सी के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल, क्योंकि ओ ए और ओ सी दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये एंगल अगर 35 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 35 डिग्री का हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये पता लगा कि एंगल बी ए सी कितने का है 25 प्लस 35 यानी अल्टीमेटली 60 डिग्री का है, तो आपसे पूछा था एंगल बी ओ सी विच इज़ एक्स, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी, है ना, बाय थ्योरम। तो 2 टाइम्स ऑफ 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, किसका वैल्यू एक्स का। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये भी एक और आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओडी इज अ perpendicular to the OD is perpendicular to the chord AB of a circle with center O, BC is diameter। अच्छा जी BC डायमीटर है भाई, BC डायमीटर है तो डेफिनेटली डायमीटर कितना सबटेंड कर रहा होगा 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा, करा दिया 90 डिग्री सबटेंड। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर AC इज पैरेलल, हमें ये प्रूव करना है कि AC पैरेलल होगा DO के और AC इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ DO के। सबसे पहली चीज सोल्यूशन में ध्यान से समझें, क्या O मिड पॉइंट है किसका BC का, डायमीटर का मिड पॉइंट कौन होता है सेंटर ही होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर ही होता है, बिल्कुल होता है सर, ठीक है। और अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, हाँ है ना, क्योंकि OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो ये इंप्लाई करेगा कि जितना AD है उतना ही DB हो, ठीक है जी, जितना AD है उतना ही क्या हो DB हो। और ये इंप्लाई करेगा कि D इज मिड पॉइंट ऑफ D इज मिड पॉइंट ऑफ AB हो जाए, हाँ है ना। और अगर ऐसा हो गया है D मिड पॉइंट है AB का, O मिड पॉइंट है BC का, और 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया है, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं, 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट जो होता है वो थर्ड साइड के हमेशा क्या होता है पैरेलल होता है, और थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होता है ना। मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि DO जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके AC के, ठीक है जी, DO किसके पैरेलल हो जाएगा साहब AC के पैरेलल हो जाएगा, एंड DO इज इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC के। क्यों मिड पॉइंट थ्योरम से, क्यों क्योंकि D भी मिड पॉइंट है AB का, O भी मिड पॉइंट है BC का, 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, राइट। तो DO पैरेलल टू AC हमें प्रूफ करना था, हो गया है सॉरी स्क्वायर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स DO किसके इक्वल हो जाएगा AC के, ये भी प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, MPT थ्योरम अगर याद था तो सट से हमने क्वेश्चन लगा दिया। थ्योरम 10 क्या कहता है ध्यान से समझें, थ्योरम 10 क्या कहता है ध्यान से समझें, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये थ्योरम 10 क्या कहता है कि अगर मान लो 4 पॉइंट है ना, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट है, क्या है एक लाइन सेगमेंट है joining 2 points subtends equal angles at 2 other points laying on the same side of the line containing the line segment। अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, मान लो लाइन सेगमेंट कौन है AB है ना, कौन सा लाइन सेगमेंट है AB लाइन सेगमेंट है ना। AB लाइन सेगमेंट अपने एक ही साइड में 2 पॉइंट हैं A और C, कौन कौन से पॉइंट हैं
ए और सी, इन दोनों पॉइंट्स पे सेम एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों पॉइंट्स पे सेम एंगल सबटेंड कर रहा है। जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये है ना। अभी सर्कल नहीं है, अभी सर्कल नहीं है, ठीक है। दो एंगल सबटेंड कर रहा है, एक तो एंगल ये और एक ये एंगल, ठीक है। दोनों एंगल्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। दोनों एंगल्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल अगर हैं तो ये चारों पॉइंट्स ए पी क्यू और सी, चारों पॉइंट्स क्या करेंगे? एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। और जब एक ही सर्कल पे लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं दे आर कॉन साइक्लिक। क्या बोलते हैं? कॉन साइक्लिक। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहली चीज मान लेंगे, है ना, क्योंकि मुझे तो पता ही है ये एक्स मेजरमेंट का है, तो ये भी कितने का मेजरमेंट का होगा? एक्स का ही होगा। क्लियर? अब छोटी सी बात मान लेंगे कि सी पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर रहा ना, 3 पॉइंट से पास होने वाला तो एक ही सर्कल होता है, थ्योरम नंबर 5 है ना। देयर इज अ यूनिक सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है ना, नॉन कोलिनियर, तो इनसे पास होने वाला तो एक ही सर्कल होगा। मान लेते हैं कि सर्कल जो है ना वो सी पॉइंट से पास नहीं होता। कहाँ से पास होता है? सी डैश से पास होता है। कहाँ से पास होता है? सी डैश से पास होता है ना। अगर सी डैश से पास होता है, ये मान लेते हैं कि सर्कल यहाँ से पास होता है। क्लियर? हमें ये प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल तो हमने सुना है, 4 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल यूनिक होता है, होगा तो यूनिक ही। लेकिन चौथा पॉइंट जरूरी थोड़ी ना सर्कल पे लाई करता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि सी लाइज ऑन द सर्कल, है ना। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव में सी लाइज ऑन द सर्कल। मैंने मान लिया है कि ए पी और क्यू ये 3 पॉइंट तो सर्कल पे लाई करते हैं। मुझे ये प्रूफ करना है कि सी भी सर्कल पे लाई करता है। तो सबसे पहली चीज मैंने पता है क्या सोची? सबसे पहली चीज मैंने ये सोची कि ये दोनों एंगल तो एक्स एक्स मेजरमेंट के हो गए। क्लियर? अगर सर्कल सी डैश से पास करता है, अगर सर्कल कहाँ से पास करता है? सी डैश से पास करता है, तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी कितने का होगा? एक्स मेजरमेंट का होगा, हाँ है ना। प्रूफ में पहली जो दलील हम देंगे वो ये देंगे कि एंगल पी ए क्यू जो होगा वो एंगल पी सी डैश क्यू के इक्वल होगा, हाँ है ना। अच्छा, तो ये दोनों एंगल कितने कितने मेजरमेंट के हो गए? एक्स मेजरमेंट के ही हो गए। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि एंगल पी सी क्यू जो है ना, बेसिकली एंगल पी सी क्यू ये जो एंगल है ना, वो ये जो यहाँ पे छोटू ट्राइंगल बन रहा है ना, स्ट्रिप्स जैसा, है ना, एक स्ट्रिप जैसा ये ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। लेट मी ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अलग से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है सी सी डैश क्यू, कौन सा ट्राइंगल? सी सी डैश क्यू जो ट्राइंगल बन रहा है, इसका एक साइड को एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो हमेशा किसके इक्वल होता है? इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है ना। तो एंगल जो पी सी क्यू होगा ना बेटा, वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी सी डैश क्यू और एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। क्या नाम है इस एंगल का? सी क्यू सी डैश। इन दोनों के सम के इक्वल होगा, है ना, होगा। ठीक है, ये भी एक्स है, एंगल पी सी डैश क्यू भी एक्स है, और प्लस में जो एंगल सी क्यू सी डैश बचा वो बच गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 0 डिग्री मेजरमेंट बचा है किसके लिए? एंगल सी क्यू सी डैश के। अब ये जो एंगल है सी क्यू सी डैश, इसकी मेजरमेंट मेरे पास कितनी आ गई निकल के? 0 डिग्री। आपको क्या लगता है अगर एक एंगल की मेजरमेंट 0 डिग्री हो तो उसकी इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। और जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो ये इंप्लाई करेगा कि सी एंड सी डैश कोइंसाइड्स ईच अदर hence A C P Q all lies on a circle। ठीक है, all lies on a circle। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली अगर कोई एक लाइन सेगमेंट के सेम साइड में 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स पे लाइन सेगमेंट सेम एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, या वो चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक होते हैं। यहाँ से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी समझ में आ ही गया होगा कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहे हो? चारों वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहे हो? सर्कल के सर्कमफरेंस पे ना। अगर सर्कल के सर्कमफरेंस पे चारों वर्टिसेस लाई कर रहे हैं तो बेसिकली उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और यहाँ पे है थ्योरम 11, द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के किसी भी साइड्स के, है ना, कोई भी साइड्स के है ना, कोई भी अपोजिट एंगल्स के पेयर का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री रहता है ना। साइड्स का रोल ही नहीं है ना,
बेसिकली हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये थोड़ा अजीब बना है ना, राइट। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। बेसिकली एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया है ABCD, जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहे हैं, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, लेकिन क्यों होता है वो आज समझ लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में मेरे पास है, हमें प्रूफ ही ये करना है कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना दिखा दो साहब, 180 डिग्री दिखा दो, या फिर आप एंगल बी और एंगल डी का सम कितना दिखा दो, 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो दूसरा अपने आप ट्रू होगा, क्योंकि चारों एंगल्स का सम 360 होता है। अगर दो का सम 180 है तो बाकी दो के लिए सम कितना बचा, 180 ही बचा, ठीक है। तो आप तो किसी एक को प्रूव करके दिखा दो। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि इस सर्कल का सेंटर है ओ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट, ठीक है, ओ पॉइंट है सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो आपने क्या किया है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बी को सेंटर से ज्वाइन कर दिया और बी को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया, क्लियर, बी को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया। जैसे ही ज्वाइन किया उसके बाद में मैंने पूछा प्रूफ में पहला पॉइंट कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सिंपल सी बात है, अगर ये एंगल एक्स होगा तो एंगल ए हो जाएगा हाफ एक्स, है ना, एंगल ए हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स, क्लियर, एंगल ए हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स। तो सिंपल सा मैंने क्या लिखा कि एंगल बी ओ डी जो होगा ना, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए डी के, है ना, कोई परेशानी, एंगल बी ओ डी जो होगा वो हाफ ऑफ बी ए डी के इक्वल हो जाएगा, क्लियर, यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू हाफ एक्स हो जाएगा, क्लियर। फिर मैंने बोला कि अगर ये एंगल वाई है तो एंगल सी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ वाई, सेम पॉइंट है ना। तो एंगल बी ओ डी जो होगा ये रिफ्लेक्स वाला ना, कौन सा वाला, रिफ्लेक्स वाला ना, या फिर मैं कहूँ इसकी जगह तो लिख देता हूँ मैं x इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए डी, और y इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी सी डी, क्लियर। यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए कि अगर ये एंगल x है तो इस आर्क ने जितना एंगल सेंटर पे बनाया है उसका हाफ बनाएगा कहाँ, रिमेनिंग पार्ट पे, यानी हाफ एक्स, क्लियर, यहाँ तक तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। और जितना एंगल ये y है, ये आर्क बनाया है इस आर्क ने, ये एंगल y जो है ये किसने बनाया है, इधर वाले बी बी ए डी आर्क ने बनाया है ये एंगल, ठीक है। तो बी ए डी ने जितना एंगल सेंटर पे बनाया है बेसिकली वो एंगल किसके इक्वल होगा, बेसिकली वो एंगल इक्वल होगा किसके, उसके हाफ के, है ना, नहीं 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 नहीं, इसका हाफ जो होगा उसके इक्वल होगा ना, ये y है तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ y। ये बात कहानी यहाँ तक समझ में अगर आ गई है तो अगली बात हम करने वाले हैं कि x जो है वो हाफ ऑफ किसके इक्वल है, बी ए डी के, यानी एंगल ए के, है ना। बी ए डी भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो हम उसको और मिटा के सही से लिख देते हैं, ठीक है। पहले कचरा ज़्यादा ही हो गया डायग्राम में, थोड़ा कचरा कम कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर लिया हमने, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका प्रूफ याद रखने का तरीका आप याद रख लें, ठीक है। अगर आपको हाफ से भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप एक काम कर सकते हैं, एंगल ए को एक्स ले लें, एंगल ए को कितना ले लें, एक्स, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना एंगल रिमेनिंग पार्ट पे उसका डबल सेंटर पे, क्लियर। और अगर एंगल सी को y ले लें तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 2y, क्लियर। यहाँ तक भी अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है ना। तो एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होगा, 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, 2x और 2y, है ना, पॉइंट O के अराउंड जितना भी एंगल बन रहा है वो कितना है, 360 डिग्री, क्लियर। तो 2x प्लस 2y कितना होगा, 360 डिग्री।
तो 2x+2y अगर 360 डिग्री है तो सिंपल सी सोचने वाली बात है कि 2 कॉमन लिया, x+y इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो x+y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 360 के अपॉन में 2 यानी कितना 180 डिग्री। जैसे ही x+y 180 डिग्री होगा तो x क्या था आपके लिए एंगल A और y क्या था एंगल C। एंगल A प्लस एंगल C कितना आ जाएगा 180 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी वांटेड टू प्रूव। क्लियर। यहाँ तक की कहानी अगर समझ में आती है तो आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D चारों एंगल्स का सम कितना होता था 360 डिग्री। ठीक है जी। तो एंगल A और एंगल C की जगह कितना रख दो 180 प्लस में एंगल B प्लस एंगल D। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 360। तो एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा बच्चे 360 माइनस 180 कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, या फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। है ना, थोड़ा लेंदी हो सकता था लेकिन हमने क्या किया इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के बिल्कुल आसान कर लिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, थ्योरम 12 क्या कहता है, थ्योरम 12 क्या कहता है ये ध्यान से समझें आप। थ्योरम 12 हमारे को कहता है इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। है ना, जस्ट थ्योरम 11 का कन्वर्स है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है तो वो क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये भी आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं अबाउ जो अपने प्रीवियस थ्योरम प्रूफ किया है उसी के बिहाफ पे आप ये क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझें। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और इसके एंगल्स की मेजरमेंट आपको गिवन है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है आपको वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की और फिर सारे एंगल्स निकालने हैं। पहला काम मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल A प्लस एंगल C दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। तो A की जगह कितना रखा 2x प्लस 4 और एंगल C की जगह कितना लिखा 4y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू कितना 180। तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया 2x प्लस वाई कितना 4y इक्वल टू कितना हो गया 180। 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो x प्लस 2y कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर। और एंगल B प्लस एंगल D वाला खेल खेल लेते हैं। एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा यानी x प्लस 10 तो एंगल B है। ठीक है जी, और एंगल D कितना है एंगल D कितना है बेटा 5y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो क्या करेंगे x प्लस 5y एज इट इज 10 प्लस 5 15 उधर फेंका तो -15 180 में से 15 लेस किया कितना बचेगा 165 दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर देंगे x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 90 माइनस किया माइनस 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 ये x से x कैंसिल 5y माइनस 2y कितना हो जाएगा 3y दैट इज इक्वल टू 165 में से 90 लेस किया कितना बचा 75। तो 3y इक्वल टू 75 तो y इक्वल टू 75/3 कितना आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है जी, y इक्वल टू 25 डिग्री आ गया। और जैसे ही y का वैल्यू 25 यहाँ पे पुट करेंगे आप तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 25 दैट इज इक्वल टू 90। तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 90 माइनस 25 टू 50 तो कितना हो जाएगा बच्चे 40। है ना, x का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री। x आ गया y आ गया, अब आप बचे हुए सारे एंगल्स निकाल ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन आई थिंक लास्ट। है ना, एंगल ए कितना है 60 डिग्री, एंगल बी कितना है 80 और हमें पता करना है एंगल DPC। कौन सा एंगल DPC। सबसे पहली चीज़ अगर आपको पता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 120 का हो जाएगा। और जैसे ही ये एंगल 120 का हुआ तो इसके पास वाला जो बचा हुआ एंगल है ये 60 का हो जाएगा, क्योंकि 120 और 60 कितना बनाना चाहिए लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। एज इट इज़ ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 120 है तो ये भी कितने का होना चाहिए 60 का। ठीक है, बहुत ज़्यादा अप्रोच कर ली। ये एंगल भी अगर 80 डिग्री है तो ये कितने का हो जाएगा 100 डिग्रीज। तो ये पास वाला कितने का बचेगा 80 का। तो अब आप DPC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो पास वाला 100 का हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ये 80 ये 100। अब देखो ट्राइंगल BQC में एक एंगल 100 है एक 60 है, तो थर्ड वाला कितने का बचेगा 20 डिग्रीज का बचेगा। क्लियर। एंड अगर एक एंगल 60 एक 80 तो थर्ड वाला कितने का बचेगा 40 का। तो DPC हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री और BQC कितना आ जाएगा 20 डिग्रीज। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट थिंग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। है ना, सर्कल्स चैप्टर पढ़ के आपको मज़ा आया होगा। है ना, आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहा। बहुत सारी थ्योरम्स प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करें और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं
वो भी सॉल्व करें, एंड फिर कोई दिक्कत आती है तो लेट मी नो. थैंक्स फ्रॉम माई साइड to everyone. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Hope you enjoyed today's class. Bye to everyone. See you in the next class.